हमारा आज का जो टॉपिक है वो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। पार्ट 1 फिजिक्स 12th का हम पूरा टॉपिक कवर करेंगे। इसमें 60 आंसर भी होंगे और लॉन्ग वाले भी होंगे। तो जो 60 आंसर आते हैं वेरी शॉर्ट वाले एक एक नंबर के, उनको देखते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है। तो उन महत्वपूर्ण में सबसे पहला प्रश्न है कि कूलॉम्स लॉ क्या है। कूलॉम का नियम क्या है। तो हम इसको आपको बताते हैं कि ये दो स्थिर बिंदु आवेश Q1 व Q2 जिनके बीच की दूरी स्मॉल r है, ये रखे हुए हैं एक दूसरे से r दूरी पर। तो इन आवेशों के मध्य लगने वाला जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है, यह दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब इस साइन को हटाएंगे तो एक नियतांक आता है, वह है 1/4πε0 इंटू के Q1 Q2 अपान r का स्क्वायर, जहाँ के क्या है, दोनों माध्यमों के बीच का परावैद्युतांक है। परावैद्युत पदार्थ यानी डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल वे होते हैं जो अचालक होते हैं, जैसे अभ्रक हो गया, मोम हो गया, कांच हो गया। तो ये सब है। अगर इसके बीच का माध्यम निर्वात हो तब निर्वात के लिए जो के की वैल्यू होती है वह 1 होती है। तो फार्मूला होगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपान r का स्क्वायर, ये फार्मूला हो जाएगा हमारा। ये वायवीय निर्वात के लिए दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल होगा। डिफिनीशन है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये जो नियतांक है इसको कूलॉम्स नियतांक भी कह रहे हैं। ये 1/4πε0 है और इस 1/4πε0 की वैल्यू है 9 × 10⁹ और इसका मात्रक होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम का स्क्वायर। ये है 1/4πε0 की वैल्यू। यहाँ पे जो ये है इसको पढ़ते हैं ε0। इसको निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। और इसका जो मान है वह होता है 8.85 × 10⁻⁻12 और मात्रक होगा इसका कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर का स्क्वायर। अब यहाँ से जो भी प्रश्न बनेंगे आप इसको बता सकते हैं। कूलॉम नियतांक क्या है, या निर्वात की विद्युतशीलता का मान कितना होता है, या कूलॉम्स का नियम क्या है, या यहाँ से एक प्रश्न और बन सकता है, कूलॉम के नियम का सदिश स्वरूप बताइए। सदिश स्वरूप क्या होता है? तो सदिश का मतलब होता है कि परिमाण और दिशा दोनों हो। तो ये होगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपान r का स्क्वायर और r कैप। यह हो गया, यहाँ तक हो गया परिमाण, यह हो गई दिशा। यह है परिमाण और यह है दिशा। तो परिमाण और दिशा दोनों हो गया, तो यह बल है, यह हो जाएगा सदिश राशि। ये हो गया सदिश स्वरूप में। तो आप इसको देख सकते हैं। हमारा जो दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है वह 1 नंबर में भी आ सकता है, 2 नंबर में भी आ सकता है, या लॉन्ग में भी आ सकता है। वह क्वेश्चन है वैद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होते हैं। तो वैद्युत फ्लक्स क्या है? वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को ही क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से दिखाते हैं। वैद्युत क्षेत्र में स्थित बल रेखाएं खींचना, तो जो बल रेखाएं होती हैं वह धन आवेश निकल कर ऋण आवेश में प्रवेश करती हैं। एक काल्पनिक कोई पृष्ठ लेते हैं, उस पृष्ठ का क्षेत्रफल है a, तो उससे जितनी रेखाएं निकल के जाएंगी उसी को हम लोग कहते हैं वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो अगर हमने छोटा पृष्ठ लिया है, क्षेत्रफल उसका छोटा है, तो फ्लक्स भी छोटा होगा। ये होगा d phi e, ये होगा E वेक्टर डॉट dA वेक्टर। अगर संपूर्ण पृष्ठ के लिए लूंगा, पृष्ठ बड़ा होगा, तो ये होगा, ये तो सदिश रूप में लिखा है, इसको लिख सकते हैं EDA
कास थीटा। अगर संपूर्ण पृष्ठ हमने लिया हुआ है तो डी के स्थान पे हम ए लिख दें, पूरे पृष्ठ के लिए होगा, संपूर्ण पृष्ठ के लिए ये डी ए जो हमने लिया ये क्षेत्रफल अवयव है, तो ये होगा संपूर्ण पृष्ठ के लिए, तो फ्लक्स भी अधिक होगा, तो ये होगा ई ए कास थीटा, पूरा पृष्ठ लिया है तो यह वैद्युत फ्लक्स होता है। ई है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और ए है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल सामान्यतः क्षेत्रफल को हम अदिश राशि मानते हैं, लेकिन वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र की गणनाओं में हम क्षेत्रफल को सदिश राशि के रूप में लेते हैं, और जो क्षेत्रफल होता है यानी उसमें दिशा है, और उस क्षेत्रफल की जो दिशा होगी वह पृष्ठ के अभिलंबवत बाहर की तरफ होगी। जैसे इस बोर्ड का क्षेत्रफल है, अगर इस बोर्ड के क्षेत्रफल से मैंने छोटा सा क्षेत्रफल ले लिया, पूरे बोर्ड का क्षेत्रफल है ए, लेकिन जो मैंने क्षेत्रफल लिया वह क्षेत्रफल है डी ए, इसकी जो दिशा होगी यह दिशा ऐसे ऐसे पृष्ठ के लंबवत बाहर की तरफ होगी, ये दिशा होगी। तो यहाँ से फ्लक्स अधिकतम भी हो सकता है, न्यूनतम भी हो सकता है, और फ्लक्स शून्य भी हो सकता है। तो फ्लक्स कब अधिकतम होगा, फ्लक्स कब न्यूनतम होगा, कब शून्य होगा, ये भी दिखाते हैं आपको। तो हमने कहा अधिकतम, यानी कि यदि थीटा शून्य अंश हो, तो थीटा शून्य होने से जो कास का मान होगा वह 1 होगा, तो ये होगा फाई ई इक्वल ई ए, ये कास शून्य होगा, कास शून्य की जो वैल्यू होती है वह 1 होती है, तो जो फ्लक्स होगा वह अधिकतम होगा, फ्लक्स मैक्सिमम होगा। अब इसका मतलब क्या हुआ, जो हमने पृष्ठ लिया हुआ है वह जो पृष्ठ है, वह पृष्ठ जो लिया हुआ है उसका जो उसमें जो क्षेत्रफल की दिशा है वह बाहर की तरफ है। जैसे मान लीजिए हमने ये पृष्ठ ले लिया, हमने ये मेरी हथेली है, मैंने ये पृष्ठ ले लिया, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो इस क्षेत्रफल की दिशा ऐसे होगी बाहर की तरफ, ऐसे लंबवत होगी बाहर की तरफ। अब इसमें से बल रेखाएं ऐसे निकल के आ रही हैं, बल रेखाएं ऐसे निकल के आ रही हैं, ये वाला है क्षेत्रफल की दिशा, और ये वाला है बल रेखाओं की दिशा, दोनों एक ही दिशा में हैं, तो दोनों एक ही दिशा में होने से जो कोण बनेगा वह कोण शून्य अंश का होगा। इन दो समांतर रेखा जब एक ही दिशा में होती है तो कोण शून्य होता है, तो फ्लक्स अधिकतम होगा। नंबर 2, कारण कि यदि थीटा 90 अंश हो जाए, थीटा 90 अंश होने का मतलब ये हुआ कि जो हमने पृष्ठ लिया हुआ है यह है क्षेत्रफल, इस क्षेत्रफल की दिशा ऐसे हो गई, और जो बल रेखाएं निकल रही हैं वह ऐसे निकल, अंदर से होते हुए ऐसे निकल रही हैं, तो दोनों के बीच का कोण होगा 90। इस स्थिति में जो रेखाएं निकलेंगी उनकी संख्या बहुत कम होगी, यानी फ्लक्स बहुत कम होगा या लगभग एकदम शून्य के बराबर होगा। तो ये होगा ई ए कास 90, और कास 90 की जो वैल्यू होती है वह शून्य होती है, तो जो फ्लक्स होगा वह शून्य होगा। तीसरा कह रहे यदि थीटा 180 अंश हो, थीटा बराबर 180 डिग्री, इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने क्षेत्रफल लिया हुआ उसकी दिशा ऐसे बाहर की तरफ है, पृष्ठ के लंबवत बाहर की तरफ है, लेकिन जो चुंबकीय जो वैद्युत क्षेत्र है वह वैद्युत क्षेत्र ऐसे, उसकी दिशा ऐसे है, यानी पृष्ठ के अंदर से होकर जा रहा है, तो दोनों अपोजिट हो गए। तो अपोजिट होने से क्या होगा कि दोनों के बीच का जो कोण बनेगा वह 180 अंश बनेगा, यानी कि दो समांतर रेखा जब विपरीत दिशा में होती है तो कोण 180 बनता है। ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा है, ये क्षेत्रफल की दिशा होगी, तो विपरीत है, कोण बनेगा 180 अंश का। तो ये होगा फ्लक्स फाई ई इक्वल ई ए कास 180 डिग्री, और कास 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1, तो ये होगा ई, यानी कि फ्लक्स धनात्मक भी होता है, फ्लक्स ऋणात्मक भी होता है, फ्लक्स शून्य भी होता है। ये जो वैद्युत फ्लक्स है यह 1 नंबर में भी आ सकता है और 2 नंबर में भी आ सकता है, बड़े में भी आ सकता है। यहाँ से हो सकता है बहुविकल्पी में आपसे पूछ दे कि वैद्युत फ्लक्स का मात्रक बताइए, बीमा भी निकालने के लिए बोलता है कभी कभी, तो आप पढ़े हुए हैं 11th में बीमा भी निकालना। अगर मैं मात्रक की बात करूँ तो फार्मूला है फाई इक्वल ई इंटू ए, तो ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वह होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यह होता है ई इक्वल एफ अपान क्यू, आपको याद होगा। तो एफ अपान क्यू यानी न्यूटन बटे कूलाम, और जो क्षेत्रफल उसका मात्रक होगा मीटर का स्क्वायर। तो फाई ई का जो मात्रक है वह है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। इसका एक दूसरा भी मात्रक होता है, और वह मात्रक होता है अन्य मात्रक होता है इसका वोल्ट मीटर। अन्य मात्रक
इसका वोल्ट मीटर भी होता है, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, बदल सकते हैं। और इसका बीमा भी आप चाहे तो बीमा भी निकाल सकते हैं। ये हमारा नेक्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। हमारा जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है वह एक अनुगमन वेग किसे कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुगमन वेग, जिसको हम वीडी कहते हैं, यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो चालकों में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वे यादृच्छिक या रैंडम गति करते हैं, वे अनियमित टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं। चालकों के जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वे कभी इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, ऐसे ही अनियमित गति करते रहते हैं, उसी के अंदर रह के एक दूसरे से टकराते रहते हैं। इनके वेगों का जो कुल औसत होता है वह शून्य होता है। परंतु यदि हम इसी चालक के सिरों के बीच वैद्युत क्षेत्र आरोपित कर, जो भी चालक हमने लिया है उस चालक के सिरों के बीच हमने क्या लगा दिया, वैद्युत क्षेत्र लगा दिया, तो ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे यह सूक्ष्म और नियत वेग से गति करना शुरू कर देंगे। ये प्लस है, ये माइनस है, ये सिरा धन होगा, ये सिरा निगेटिव ऋण होगा। तो जो इलेक्ट्रॉन हैं वे सूक्ष्म और नियत वेग से गति करना शुरू कर देते हैं। इस स्थिति में इनके वेगों के औसत को ही हम अनुगमन वेग कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन है सूक्ष्म और नियत वेग से गति करना शुरू कर दिए हैं, तब इनके वेगों का जो औसत होगा वही कहलाता है अनुगमन वेग, इसको कहते हैं वी डी। अनुगमन वेग और धारा में संबंध होता है, यह होता है फार्मूला I इक्वल एन ई ए वी डी। अनुगमन वेग और यह धारा में संबंध होता है। अच्छा, इसी में कभी कभी एक और छोटा प्रश्न पूछता आपसे कि अनुगमन वेग और धारा घनत्व में संबंध बताइए। तो यहाँ से प्रश्न और बन सकता है धारा घनत्व। ये जो धारा घनत्व होता है, यह धारा घनत्व होता है J बराबर I बटा A। ये धारा घनत्व का फार्मूला होता है। यहाँ से I की वैल्यू उठा के यहाँ रखिएगा तो ये होगा J इक्वल एन ई ए वी डी अपान ए, इस ए कट जाएगा, J बराबर होगा एन ई वी डी। यह धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध है, तो यहाँ से ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो आपको ये भी आना चाहिए, इस पे आंशिक प्रश्न भी आते हैं। हमारा जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है वह है किरचॉफ का नियम। किरचॉफ के दो नियम हैं। पहला नियम है जिसको हम लोग कहते हैं प्रथम नियम, या उसी को हम लोग केसीएल यानी किरचॉफ सर्किट लॉ भी कहते हैं। उसी को हम लोग जंक्शन लॉ यानी संधि का नियम भी कहते हैं। तो जो किरचॉफ का पहला नियम है वह है किरचॉफ का प्रथम नियम, इसी का नाम केसीएल है। इसी को हम संधि या जंक्शन रूल भी कहते हैं, संधि का नियम भी कहते हैं इसी को। तो यह नियम है किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है वह शून्य होता है। किसी भी संधि पर धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। या आप यह कह सकते हैं कि संधि की ओर आने वाली धारा बराबर संधि से दूर जाने वाली धारा, दोनों है। अगर मैं चित्र के माध्यम से आपको दिखाऊं तो एक संधि है O, यह है I1, यह है I2, यह है I3 और यह है I4। ये हमारा संधि है O। तो संधि की ओर आने वाली धारा धनात्मक होती है, यह होगा I1 I2, और जो धारा संधि से दूर जाती है उसको ऋणात्मक धारा कहते हैं। तो ये संधि से दूर जाने धारा है I3 व I4।
तो उठा के लाऊं इधर तो ये होगा I1 प्लस I2 माइनस I3 और माइनस I4, फिर भी क्या है, शून्य है। तो यह वाला बताता है जो पहला लिखा मैंने, किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य है। या इसी नियम को हम लोग दूसरे तरीके से भी कहते हैं कि संधि की ओर आने वाली धारा और संधि से दूर जाने वाली धारा, दोनों धाराएं आपस में बराबर होती। संधि किसी भी धारा को रोक कर नहीं रखता है, संधि धारा को कभी रोकेगा नहीं, क्योंकि धारा आएगी निकल जाएगी। तो यह आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। किरचॉफ का द्वितीय नियम, उसी को हम लोग केवीएल भी कहते हैं, केवीएल, या इसी का एक और नाम है बंद पास का नियम भी कहते हैं। तो ये बहुत शॉर्टकट में मैं बताऊंगा आपको कि यह क्या है। यह है कि प्रतिरोधकों और सेल की कुल वोल्टताओं का जो बीजगणितीय योग होता है वह शून्य होता है। प्रतिरोधकों की वोल्टता के साथ हमारा एक चालक तार, उसका प्रतिरोध R है और बहने वाली धारा है I, तो इसका वोल्टता मतलब होगा V इक्वल I इंटू R का जो गुणनफल होगा, इसको कहेंगे प्रतिरोधकों की वोल्टता। यह है प्रतिरोधकों की वोल्टता। और दूसरा सेल की वोल्टता, यानी कि एक सेल है, ये प्लस ये माइनस, इसकी वोल्टता है वह E है, इसको कहेंगे सेल की वोल्टता, सेल की वोल्टता। तो प्रतिरोधकों और सेल की वोल्टताओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है या दोनों वोल्टताएं आपस में बराबर होती हैं। एक सर्किट बना के आपको दिखाते हैं हम। लेकिन उससे पहले कुछ नियम भी लिखा हुआ, इसको देख लीजिए। यदि हम धारा, यह धारा I है, यह R है, यदि हम धारा की दिशा में जा रहे हैं तो धारा की दिशा में I और R के गुणनफल को माइनस IR के चिन्ह के साथ लेंगे। यदि हम धारा के विपरीत दिशा में आ रहे हैं तो I और R का गुणनफल प्लस IR होगा। और यदि हम सेल या बैटरी के धन से ऋण की तरफ जा रहे हैं तो E को हम माइनस में लिखेंगे, और ऋण से धन की तरफ आ रहे तो E को हम प्लस के साथ लिखेंगे। एक छोटा सा सर्किट बना के दिखाते हैं आपको। एक सर्किट डायग्राम है, प्रतिरोध R है, एक सेल लगा हुआ है, सेल की वोल्टता है E, यह प्लस ये माइनस। तो धारा का प्रवाह धन सिरे से होगा। इसका नाम मैंने दे दिया A, B, C और D। अब आप इस बंद पास में कहीं से भी घूमिए, कहीं से चलिए, उससे नहीं मतलब है। A से B, B से C, C से D जाइए, या A, D, C, B चलिए, कहीं से चलिए, लेकिन आएगा दोनों। चलिए हम दिखाते हैं आपको बंद पास, बंद पास A, B, C, D, A में। A से चले हैं, A से B, B से C, C से D और D से A, जहाँ चले वहीं आ गए तो ये बंद हो गया, ये पास ले लिया हमने। अब A से B गए तो हमको कुछ नहीं मिला, क्योंकि हमको वोल्टता लेनी है, तो धारा पर तो दोनों होना चाहिए। A से B कुछ नहीं, केवल धारा है। जब B से C की तरफ गए तो हमको धारा प्रतिरोध दोनों मिल गया, इन दोनों का गुणनफल वोल्टता हो गया। लेकिन धारा की दिशा में B से C की तरफ जा रहे हैं, धारा की दिशा में जा रहे हैं, और धारा की दिशा में गुणनफल लेते हैं माइनस के साथ, तो होगा माइनस IR। पहुंच गए हम बिंदु C पर। C से D आएंगे तो कुछ भी नहीं मिला हमको। अब हम D से पुनः आएंगे A की तरफ, तो सेल के हम ऋण से धन की तरफ आ रहे हैं, और जब हम सेल के ऋण से धन की तरफ आते हैं, का चिन्ह देखिए, ऋण से धन की तरफ आ रहे हैं तो उसको हम लिखते हैं प्लस के साथ, ये होगा प्लस E बराबर शून्य, या E बराबर, उसको उठा के उधर लेके जाएंगे, होगा IR। देखिए सेल की वोल्टता और प्रतिरोधकों की वोल्टता दोनों आपस में क्या है, बराबर। अगर आप चाहें तो पास कोई दूसरा चूज कर सकते हैं, आप इधर से जा सकते हैं पास में, जैसे हम कह दें बंद पास, इसी को दूसरे तरीके से बंद पास A, D, C, B, A में। चलिए हम A से D गए तो हम धन से, सेल के धन से ऋण की तरफ गए हैं, जब सेल से धन से ऋण की तरफ जाएंगे तो उसको लिखेंगे माइनस के साथ, ये होगा माइनस E। पहुंच गए D पर, D से C कुछ नहीं है। जब हम C से B की तरफ आएंगे तो हम देखिए धारा के विपरीत दिशा में आ रहे हैं, धारा के विपरीत दिशा में आ रहे हैं, उनमें प्लस होता तो होगा प्लस IR, और जब B से आएंगे कुछ भी नहीं मिला तो होगा इक्वल 0, ये पुनः उठा के लेके जाएंगे तो ये होगा IR। ये दोनों कंडीशन वही आया ना, ये किरचॉफ का दूसरा नियम।
अब स्टेटमेंट क्या है कि किसी बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा और उनके संगत प्रतिरोधकों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग सेल में कार्यरत समस्त विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। हमारा जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है वह ओम का नियम। स्टेटमेंट तो सबको याद होगा, क्लास 10 से पढ़ के आए हैं सब बच्चे। तो ये है कि यदि चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न किया जाए तो चालक तार के सिरों के बीच का विभवांतर चालक तार में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। ए भी एक चालक तार है, इसके सिरों के बीच का विभवांतर V है, बहने वाली धारा I है। तो जो V है वह प्रोपोर्शनल होगा I के, I बढ़ाएंगे तो V बढ़ेगा, I घटाएंगे तो V घटेगा। तो प्रोपोर्शनल साइन हटाने पर एक नियतांक आता है जिसको चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं, और इसका मात्रक होता है ओम। अब हालांकि ओम के नियम का सत्यापन तो नहीं पूछते, लेकिन अनुगौण वेग के आधार पर जरूर पूछते हैं इसको। इसी में एक छोटा सा प्रश्न और भी बनता है कि प्रतिरोधकता क्या है चालक तार की। और एक बात जानिए कि ओम का नियम केवल धात्विक चालकों के लिए ही सत्य होता है। तो प्रतिरोधकता ये होता है फार्मूला रो इक्वल RA/EL, रो बराबर RA/EL। और इसके मात्रक की बात करें अगर हम मात्रक के, तो R का मात्रक होगा ओम और A का मात्रक होगा मीटर का स्क्वायर और L का मात्रक होता है मीटर। 1 मीटर से मीटर कट जाएगा तो मात्रक बचेगा ओम मीटर। और तो प्रतिरोधकता रो का जो मात्रक होगा वह होगा ओम मीटर, आप जानते रहेंगे। अगर एक ही पदार्थ के दो अलग अलग चालक तार हैं, एक ही पदार्थ है, जैसे मान लीजिए एक कापर एक तार है, इस तार की लंबाई है AB और यह कापर का वायर है, बीच से काट दिया मैंने इसको, तो ये छोटा टुकड़ा ये हो गया, टुकड़ा ये हो गया। तो दोनों तारों की लंबाई अलग है, इससे प्रतिरोध दोनों का अलग अलग होगा, लेकिन दोनों की जो प्रतिरोधकता होगी वह समान होगी। प्रतिरोधकता इसको रो से दिखाते हैं, यह दोनों का क्या होगा, समान होगा। तो ये भी आप जानते रहेंगे। इसी में एक प्रश्न और भी बनता है कि सेल के विद्युत वाहक बल, आंतरिक प्रतिरोध और बाह्य प्रतिरोध में क्या संबंध होता है। तो सेल के विद्युत वाहक बल और सेल के आंतरिक प्रतिरोध और सेल के तार के बाह्य प्रतिरोध में एक संबंध होता है, वह होता है इक्वल V प्लस IR, और ये होगा इक्वल V होता है IR, ये होगा ये I स्मॉल r को हम आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं सेल का, और कैपिटल R बाह्य प्रतिरोध है। तो यहाँ से ये होगा I इक्वल I, R कॉमन लेंगे तो होगा R प्लस R, भी आप जानते रहेंगे। तो यहाँ से इतना महत्वपूर्ण है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र जिसको हम मैग्नेटिक फील्ड भी कहते हैं, इसको दिखाते हैं हम B से। तो किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र होता है जहां तक कोई अन्य चुंबकीय सुई आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उसको हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। इस चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक है, इसके कई सारे मात्रक हैं। इसका जो पहला मात्रक है वह है न्यूटन पर एम्पियर मीटर। इसका जो दूसरा मात्रक है वह है वेबर पर मीटर का स्क्वायर। इसका जो तीसरा मात्रक है वह है टेस्ला। इसका जो चौथा मात्रक वह है गॉस। और 1 टेस्ला बराबर होता है 10⁴ गॉस, ये आप जानते रहेंगे। ये चुंबकीय क्षेत्र के इतने सारे मात्रक हैं। और एक और होता है चुंबकीय फ्लक्स होता है। चुंबकीय फ्लक्स जैसे वैद्युत फ्लक्स आप लोगों ने पढ़ा है, वैसे सेम चुंबकीय फ्लक्स होता है। चुंबकीय फ्लक्स को हम φB से दिखाते हैं, ये होता है B वेक्टर डॉट A वेक्टर या BA cos थीटा। सेम उसी की जैसी इसकी भी कहानी है चुंबकीय फ्लक्स की। तो अगर मैं इसके मात्रक की बात करूँ, चुंबकीय फ्लक्स के मात्रक की, तो चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक होगा, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं काफ़ी, इसका मात्रक होगा। तो φB का मात्रक जो होगा, यहाँ पर B का मात्रक है वेबर पर मीटर स्क्वायर है, वेबर बटे मीटर का स्क्वायर है। और यहाँ पे A है, यानी क्षेत्रफल है, इसका होगा मीटर स्क्वायर। ये कट जाएगा तो ये बचेगा केवल वेबर।
तो चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक है वह होता है वेबर होता है। हमारा जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है वह है वर्ग माध्य मूल मान RMS रूट मीन स्क्वायर। ये क्या होता है? तो जो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ होता है उसका एक चक्र के लिए जो औसत मान होता है वह शून्य होता है। प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता का जो औसत मान है, एवरेज वैल्यू होता है एक चक्र के लिए, वह शून्य। जैसे आई एवरेज है तो ये होगा 2I0/पाई, ये ऊपर के लिए प्लस के लिए, और अगले आधे चक्र के नीचे के लिए इसकी जो वैल्यू होती है वो होगी -2I0/पाई। तो एक पूर्ण चक्र के लिए दोनों को जोड़ देंगे तो शून्य हो जाएगा। पूरे चक्र के लिए दोनों को जोड़ देंगे हम एक पूर्ण चक्र के लिए, एक पूर्ण चक्र के लिए यह मान शून्य होगा, ऐसे वोल्टता का भी। लेकिन यदि हम प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता के वर्ग के औसत का वर्गमूल निकालें तो यह मान शून्य नहीं होता। इसी को वर्ग माध्यमूल मान कहते हैं। यह होता है IRMS इक्वल I0/√2, जहाँ पे ये जो I0 है यह करंट का पीक वैल्यू या शिखर मान होता है। ठीक इसी प्रकार से होता है VRMS इक्वल V0/√2। ये जो V0 है यह वोल्टता का शिखर मान है, यह वोल्टता का अधिकतम मान है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलिए। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलिए। तो हमको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन गुणे एक वोल्ट। एक इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम ये चार्ज होता है, और एक वोल्ट है, एक वोल्ट। अच्छा, वोल्ट का मतलब होता है जूल पर कूलाम, क्योंकि वोल्ट जो मात्रक है वह विभव का मात्रक होता है और यह होता है जूल बटे कूलाम के बराबर। यानी कि जूल बटे कूलाम को ही हम वोल्ट कहते हैं। तो यहाँ कूलाम से कूलाम कट जाएगा तो ये आएगा 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतना जूल होता। यानी कि अगर हमको जूल में दिया है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना होगा तो इतने से हम डिवाइड भी कर सकते हैं। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ से एक और क्वेश्चन छोटा सा बनता है, वह है निर्वात की वैद्युतशीलता और निर्वात की चुंबकशीलता में संबंध। यानी कि क्वेश्चन यहाँ से एक छोटा सा बनता है ε0 व μ0 में संबंध। तो ये जो ε0 है और जो μ0 है इसका आपस संबंध होता है, ये होता है C = 1/√μ0 ε0 के बराबर होता है। यहाँ पे C क्या है? प्रकाश की चाल है और ये होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो μ0 ε0 में यह संबंध भी होता है। तो आप इसको भी जानते रहें क्योंकि एक नंबर में यह पूछा जाएगा। हमारा अगला जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वह है डिस्प्लेसमेंट करंट या विस्थापन धारा किसे कहते हैं। तो कह रहे हैं कि जब किसी संधारित्र में आवेश बदलता है तो प्लेटों के बीच बदलते हुए वैद्युत क्षेत्र के कारण जो धारा उत्पन्न होती है उसे विस्थापन धारा कहते हैं। विस्थापन धारा को ID से दिखाते हैं ε0 dφ/dt। dφ/dt को हम कहते हैं विद्युत फ्लक्स का परिवर्तन का दर। यह विद्युत फ्लक्स परिवर्तन का दर होता है। तो समझिए ये है संधारित्र, इसको हमने किसी सेल या बैटरी से जोड़ दिया, ये प्लस है माइनस। अब इस पर जो आवेश होगा वह प्लस होगा, इस पर जो आवेश होगा वह माइनस होगा। क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज, प्लस और क्यू में। अब इस परिपथ में धारा के प्रवाह को बनाए रखना आवश्यक है। धारा का प्रवाह तभी कंप्लीट होगा। इसका मतलब कि इसकी प्लेटों के बीच कोई धारा बही होगी। प्लेटों के बीच कोई धारा क्या है? धारा बही होगी, तभी सर्किट कंप्लीट हुआ होगा। तो वह जो धारा उत्पन्न हुई है उसी धारा को हम कहते हैं विस्थापन धारा कहते हैं।
प्लेटों के बीच उत्पन्न धारा को, और यह जो विस्थापन धारा है इसको हम ID से दिखाते हैं। हमारा जो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वह है गॉस प्रमेय या गॉस थ्योरम। तो यह क्या है? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, यह हो गया बंद पृष्ठ, गुजरने वाला यानी गुजार दिया। कह रहे हैं कि वैद्युत फ्लक्स यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया E। कह रहे हैं पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। और जो हमारा 1 नंबर में दूसरा प्रश्न पूछ सकता है वह है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जिसको हम दिखाते हैं स्मॉल e से। तो कह रहे हैं वैद्युत क्षेत्र के भीतर एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला जो बल होता है उसी बल को हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। फार्मूला है E = F/Q0। और अगर हम E के मात्रक की बात करें तो मात्रक इसका होगा, क्योंकि बल है मात्रक होगा न्यूटन और आवेश का मात्रक होता है कूलाम, तो मात्रक होगा न्यूटन पर कूलाम। ये हो गया हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसी से 1 नंबर के और प्रश्न जो बन सकते हैं वह प्रश्न होगा कि वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव अब 1 नंबर में भी आ सकता है, 2 नंबर में भी आ सकता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल या वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं? करें कि समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के, समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के 2 आवेश जब बहुत पास पास रखे गए होते हैं, यह माइनस है और यह वाला प्लस है, जो बहुत पास पास रखे गए होंगे तो यह जो अरेंजमेंट है यह कहलाता है वैद्युत द्विध्रुव। जैसे HCl है, HCl एक H आयन है और एक Cl आयन है, दोनों आवेश बहुत पास पास है, आवेशों का परिमाण समान है, यह कहलाएगा वैद्युत द्विध्रुव। अगला है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसको दिखाते हैं हम लोग टा से। तो कह रहे हैं सॉरी, इसको दिखाते हैं हम लोग P से, यहाँ पर दिखाएंगे P से, वॉल्यूम का आघूर्ण अलग होता है। तो कह रहे हैं कि दोनों आवेशों में किसी एक आवेश के परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल, तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल है 2L। बहुत छोटी 2L लंबाई बहुत छोटी लिया गया है। उसका कारण ये होता है कि कैलकुलेशन में असुविधा न हो इसलिए लंबाई को 2L लिया गया है। तो कह रहे हैं कि यह जो Q है एक आवेश का परिमाण दोनों की बीच दूरी का गुणनफल, यही है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये होता है P = Q × 2L। अगर मात्रक की बात करें हम, इसका जो मात्रक होगा वह होगा कूलाम मीटर, ये होगा इसका मात्रक कूलाम मीटर। हमारा जो अगला प्रश्न है वह है समांतर प्रेरक संधारित्र। तो पहले ये समझते हैं कि संधारित्र किसे कहते हैं, संधारित्र क्या होता है। कभी कभी परीक्षाओं में ये भी पूछेगा 1 नंबर का। तो संधारित्र एक प्रकार का ऐसा समायोजन होता है जिसमें हम उसके प्लेटों के क्षेत्रफल को बढ़ाए बिना प्लेटों के बीच की दूरी को कम करके उसके विभव में परिवर्तन करके हम वहाँ धारिता को बढ़ा सकते हैं। तो समांतर प्रेरक संधारित्र की धारिता का जो फार्मूला होता है वह होता है C = Ka ε0/d। ये है। इसमें अगला जो प्रश्न पूछ लेगा आपसे कि वह है कि समांतर प्रेरक संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। तो धारिता को प्रभावित करने के कारक में पहला कारक होता है कि चालक प्लेट का क्षेत्रफल। यदि चालक प्लेट का क्षेत्रफल ज़्यादा होगा तो उसकी धारिता क्या होगी, ज़्यादा होगी। यानी A ज़्यादा तो C ज़्यादा, A कम तो C कम। दूसरा है प्लेटों के बीच के माध्यम का परावैद्युतांक। यदि प्लेटों के बीच के माध्यम का परावैद्युतांक है अधिक है तो धारिता क्या होगी, ज़्यादा होगी। जैसे वायु व निर्वात के लिए इसका K का वैल्यू 1 होता है, और यदि अभ्रक या कांच इसकी वैल्यू 1.5 होती है।
अगर कोई धातु रखा तो के का वैल्यू क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। तीसरा है प्लेटों के बीच की दूरी, तो ये जो धारिता है प्लेटों के बीच दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यदि प्लेटों के बीच की दूरी ज़्यादा होगी धारिता कम होगी, और प्लेटों के बीच की दूरी कम होगी तो धारिता क्या होगी, ज़्यादा होगी। यह धारिता को प्रभावित करने वाले क्या है, यह कारक है। और धारिता का जो मात्रक होता है फैराड। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वह है विद्युत चुंबकीय तरंगे यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होते हैं। अगर 1 नंबर का पूछा जाएगा तो बताएंगे कि वे तरंगे जिनके संचरण के लिए माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती है वे विद्युत चुंबकीय तरंगे कहलाती हैं। अब विद्युत चुंबकीय तरंगे कौन कौन से मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। एक छोटा सा इसका ट्रिक है, कभी कभी परीक्षाओं पूछता है कि इसकी फ्रीक्वेंसी आवृत्ति के घटते या बढ़ते क्रम में बताइए, या 4 ऑप्शन देगा, कहेगा किसकी आवृत्ति अधिक है किसकी आवृत्ति कम है, या कि पूछ लेगा किसका वेवलेंथ अधिक है किसका वेवलेंथ ज़्यादा है। तो ट्रिक क्या है, ट्रिक है कि गा ए पद असुरे, यहाँ पे ग का तात्पर्य है यह है गामा, यह गामा। ए से तात्पर्य हमारा है एक्सरे, यह गामा किरणें एक्सरे किरणें। प से हमारा तात्पर्य पराबैंगनी, द से हमारा तात्पर्य है दृश्य, अ से तात्पर्य हमारा है अवरक्त, सू से हमारा तात्पर्य है सूक्ष्म, और वार से हमारा तात्पर्य रेडियो। तो ये एक ट्रिक है गाये पद असुरे, इसको मैंने एक ट्रिक के माध्यम से लिखा है, आप इसको एक बार देख सकते हैं। तो यह विद्युत चुंबकीय तरंगे एक ट्रिक से मैंने लिखा है गाये पद असुरे। गा मतलब गामा किरण, ए मतलब एक्स किरण, प मतलब पराबैंगनी किरण, द मतलब दृश्य विकिरण, अ मतलब औरत किरण, सु मतलब सूक्ष्म तरंगे, और ये मतलब रेडियो तरंगे। अगर हम नीचे से ऊपर जाएंगे, रेडियो तरंगों की आवृत्ति सबसे कम होती है और गामा किरणों की आवृत्ति सबसे अधिक होती है। तो ये आवृत्ति का क्या है, घटता क्रम, सॉरी आवृत्ति का बढ़ता है। नीचे कर दीजिए ऐसे, ये कहीं लगा दीजिए ये वाला। अगर हम ऊपर से आएंगे नीचे तो घटेगा, ऊपर से नीचे घटेगा, नीचे से ऊपर जाएंगे तब बढ़ेगा ये, अगर ये बढ़ेगा। और इसी का उल्टा होता है तरंग दैर्घ्य, ये है बढ़ता क्रम, लैम्डा तरंग दैर्घ्य का बढ़ता क्रम, इसी का अपोजिट होता है। अगर आवृत्ति घटेगी तो ये क्या होगा, ऐसे बढ़ेगा नीचे जाने पर। तो आप इसको देख लीजिए। हमारा जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वह लांग वाला प्रश्न है, लांग आंसर टाइप का क्वेश्चन है। वह गॉस प्रमेय की व्युत्पत्ति कीजिए, सिद्ध कीजिए। तो गॉस का प्रमेय क्या है, इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स जिसको फाई ई कहते हैं, पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का कुल आवेश, यानी कि जो पृष्ठ के भीतर आवेश है उसी की बात हो रही है, यानी क्यू इन टोटल चार्ज, कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, अर्थात फाई ई इक्वल
क्यू इन अपान एप्सिलॉन नॉट, यही हमको प्रूव करना है। तो यह एक नंबर में भी आ सकता है और ये लॉन्ग वाले में भी आता है कि इसको प्रूव करके बताइए, सिद्ध करिए इसको। तो गॉस का ये जो प्रमेय है किसी बंद पृष्ठ के लिए ही है। तो यहाँ पे मैंने बनाया है एक पृष्ठ है, वह बंद पृष्ठ है। इस पूरे पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है, संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वह ए है। ए क्या है? संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। लेकिन हमने क्या किया कि इसके पृष्ठ के ऊपर एक थोड़ा सा क्षेत्रफल लिया और वह क्षेत्रफल ये मैंने लिया हुआ है। अब ये जो क्षेत्रफल है इस बिंदु O को मिलाएगा, तो यहाँ पर जो कोण बनाएगा वह कोण है डी ओमेगा। यह कोण बनाएगा डी ओमेगा। तो अच्छा, यह इसके अंदर एक बिंदु O है जिस पर एक आवेश है प्लस क्यू। इससे आवेश से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु है, यहाँ पर एक बिंदु है P, जिस पर तीव्रता की गणना करें। जो तीव्रता होगी वह पृष्ठ के लंबवत बाहर की तरफ होगी क्योंकि प्लस आवेश है। और जो क्षेत्रफल है मैंने वो अभी उसी दिशा में लिया क्योंकि जो क्षेत्रफल होता है वह पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होता है, उसकी दिशा। तो हमने कहा कि माना कि एक बिंदु आवेश प्लस क्यू एक बंद पृष्ठ के भीतर बिंदु O पर स्थित है, जिससे स्मॉल r दूरी पर बिंदु P है। E वेक्टर व D वेक्टर के बीच का कोण शून्य, दोनों एक ही दिशा में, तो कोण शून्य है। करें इसलिए डी क्षेत्रफल से गुजरने वाला फ्लक्स, तो ये होगा डी फाई ई वेक्टर डॉट डी ई डी ए। सूत्र होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो ये होता है ए बी कास थीटा। ऐसे ये होगा ई डी ए कास थीटा, जो थीटा है वह शून्य है, तो ये कास शून्य की वैल्यू 1 होती है, तो ये होगा ई डी ए। लेकिन हमको ये पता है कि बिंदु आवेश, किसी भी बिंदु आवेश से स्मॉल r दूरी पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है वह होता है E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपन r का स्क्वायर। एक हेडिंग पढ़ा होगा आप लोगों ने, एकल बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये फार्मूला हो गया। तो इस E की वैल्यू उठा के यहाँ रखेंगे, तो ये होगा d फाई = Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट DA अपन r का स्क्वायर। हमने पढ़ा घन कोण, तो जो घन कोण होता है उसको हम दिखाते हैं डी ओमेगा से, और ये होता है क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का वर्ग, तो डी अपन आर स्क्वायर ये होगा डी ओमेगा। तो डी ए अपन आर स्क्वायर जो है वह डी ओमेगा हो गया। तो यहाँ पे डी फाई ई Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा हो गया। कह रहे हैं कि ये मैंने छोटा सा पृष्ठ लिया तो छोटा सा कोण बना, अगर मैं पूरा पृष्ठ लूँगा कोण भी क्या होगा? पूरा बनेगा। तो ये छोटे से पृष्ठ के लिए जो कोण बना है वह छोटा कोण बना है, बड़े पृष्ठ के लिए जो कोण बनेगा वह, ये पृष्ठ हमने लिया, ये जो कोण बना है ये छोटा कोण बना यहाँ पे से, ये डी ओमेगा। ऐसे एक पृष्ठ फिर लूँगा, ये जो कोण बनेगा ये भी डी ओमेगा, ऐसे फिर बनाऊंगा ये भी डी ओमेगा। ऐसे करके पूरे पृष्ठ के क्षेत्रफल के लिए हमने लिया, तो पूरे पृष्ठ के क्षेत्रफल के जो कोण बनेगा वो कोण भी तो बड़ा बनेगा क्योंकि बार बार इसको जोड़ेंगे हम कई बार। यहाँ हम उसका समाकलन कर दें, समाकलन का मतलब है कि सभी पदों को जोड़ना होता है। तो यहाँ जोड़ने पे संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा लगा दिया हमने इंटीग्रेशन, ये डी फाई ई, यानी कि डी फाई कई बार जोड़ेंगे तो क्या आएगा? फाई ई आएगा। या एक दूसरा तरीका भी इसका और भी देख सकते हैं, एक फार्मूले के अनुसार भी होता है ये कि डी फाई ई का समाकलन, क्योंकि कई बार इसको जोड़ रहे हैं तो ये ऐसे लिखेंगे इंटीग्रेशन डी फाई ई। अब यहाँ कुछ नहीं तो फाई ई तो मान ही लेंगे पावर 0 लगा के यहाँ। अब समाकलन में होता है कि घात में 1 जोड़ते हैं और उसी से डिवाइड करेंगे, 0-1/0-1 यानी फाई ई ही आएगा, क्योंकि फार्मूला होता है समाकलन का x घाते n विथ डी एक्स, ये होता है फार्मूला x पावर n+1 अपान en+1, ये हो गया। अब Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वो तो कांस्टेंट है, बचेगा डी ओमेगा। ऐसे डी ओमेगा का समाकलन करेंगे तो ये ओमेगा आएगा, लेकिन एक पूरे संपूर्ण पृष्ठ के लिए जो घन कोण बनता है वह घन कोण 4 पाई से अधिक नहीं बनता, 4 पाई बनेगा पूरे पृष्ठ के लिए। तो डी ओमेगा को रिप्लेस करेंगे 4 पाई से, तो उसका समय 4 पाई से कट जाएगा, तो आएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये मैंने एक बहुत संक्षिप्त विधि लिखा हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये पॉइंट टू पॉइंट मैंने लिखा, एकदम संक्षिप्त वे में मैंने लिखा हुआ है। तो ये एक नंबर में आएगा और ये लॉन्ग में भी आ सकता है, इसके लॉन्ग में भी आने की संभावना बहुत अधिक होती है। बच्चों, हमारा जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है वह प्रश्न है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होती है। तो यहाँ से एक नंबर के प्रश्न में यह है कि धारिता किसे कहते हैं या संधारित्र क्या है। तो धारिता
यानी कि आवेश को धारण करने की क्षमता को हम धारिता कहते हैं। संधारित्र क्या होता है? तो संधारित्र एक ऐसा समायोजन होता है जिसमें उसके क्षेत्रफल में वृद्धि किए बिना उसके प्लेटों के बीच की दूरी को कम या अधिक करके धारिता को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। यह जो समायोजन है इसी को हम संधारित्र कहते हैं। इसमें जो 1 नंबर का और प्रश्न पूछता है 60 वाले में, वह कि धारिता को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हो सकते हैं। तो धारिता को प्रभावित करने वाले जो कारक हो सकते हैं वह पहला कारक होता है कि क्षेत्रफल, यानी कि क्षेत्रफल ज़्यादा होगा तो आवेश के धारण करने की क्षमता ज़्यादा होगी, धारिता ज़्यादा होगी। क्षेत्रफल कम तो धारिता कम होगी। दूसरा होता है प्लेटों के बीच का माध्यम का परावैद्युतांक, यदि प्लेटों के बीच माध्यम का परावैद्युतांक है उसकी वैल्यू अधिक है तो धारिता ज़्यादा होगी और परावैद्युतांक का भी धारिता कम होगी। तीसरा जो है वह है प्लेटों के बीच की दूरी। ये जो धारिता होती है प्लेटों के बीच की दूरी के वर्ग के बीच क्रमानुपाती होती है। यदि यानी कि प्लेटों के बीच की दूरी यदि बढ़ जाएगी तो धारिता, अगर ये ज़्यादा हो जाएगा तो धारिता जो होगी वह कम हो जाएगी, और अगर ये कम हो जाएगा धारिता होगी बढ़ जाएगी या ज़्यादा हो जाएगी। तो धारिता को प्रभावित करने वाले कारक भी आप जानते रहेंगे। 2 प्लेट हमने लिया है, उनके प्लेटों का जो क्षेत्रफल है वह समान है। इसका भी क्षेत्रफल a है, इसका भी क्षेत्रफल a है। प्लेटों के बीच की दूरी d है और माध्यम का परावैद्युतांक t है, और प्लेटों का जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है वह है सिग्मा। हमने माना कि संधारित्र की 2 प्लेटें, यह प्लेट 1 है, यह प्लेट 2 है। प्लेट 1 व प्लेट 2 का जो क्षेत्रफल है वह k है। दोनों को दिया गया आवेश, इसको दिया गया आवेश प्लस q, इसको दिया गया आवेश माइनस q, यानी आवेशों का परिमाण समान है। तो ये जो पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है, आपने पढ़ा होगा पृष्ठीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व। तो ये जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है जिसको हम दिखाते हैं सिग्मा से, यह स्मॉल सिग्मा होता है। एक कैपिटल सिग्मा भी होता है और कुछ इस तरीके से बनता है, वो समेशन या योग को बताता है, ये जोड़ को बताता है, यह बताएगा योग को, और यह स्मॉल सिग्मा। तो जो स्मॉल सिग्मा होता है वह होता है Q/A, यानी कि आवेश बटा क्षेत्रफल। तो इस प्लेट के लिए भी ये सिग्मा होगा Q/A और इसके लिए भी होगा Q/A होगा, परिमाण समान होगा। तो हमने कहा संधारित्र की प्लेटों के बीच प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चूंकि जो संधारित्र है उस पर आवेश है वह प्लेट के रूप में है, तो जो तीव्रता होगी E = σ/K∁0 होगा। यदि प्लेटों के बीच विभवांतर V तथा प्लेटों के बीच की दूरी d है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और इसमें संबंध होता है, ये होता है E = V/d या V = ED। विभव प्रवणता हम लोगों ने पढ़ा था, विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। तो ये जो था विभव प्रवणता वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में यह होता था E = V/, वहाँ हम लोग लेते थे डेल्टा x दूरी लेते थे, तो ये हमने डेल्टा x के स्थान पे क्या लिया है, दूरी को d लिया है, वहाँ से है। तो ये होगा V = E × d। अब E की वैल्यू, यह समीकरण 1 है, E की वैल्यू लाकर यहाँ रखेंगे तो ये होगा σ/K∁0 × d हो गया। परंतु पृष्ठीय आवेश घनत्व, ये जो सूत्र होता है सिग्मा = Q/A, यहाँ से सिग्मा क्या Q/A रखेंगे तो ये होगा Q/A, K∁0 पहले था d भी है। हमने कहा कि हमने ये निकाल लिया कि संधारित्र की प्लेटों के बीच का विभव कितना है, ये निकाल लिया। अब धारिता की परिभाषा से हमको यह पता है कि आवेश हमने कितना आवेश दिया है उसको, Q आवेश है, तो आवेश हमको मालूम ही है, हमने V निकाल लिया, Q की वैल्यू V की वैल्यू रख दिया, यानी Q पता है, V निकाल लिए हैं, रख दिए, ये कट जाएगा तो आएगा C = K∁0/d। यदि हम यह कह दें कि यह माध्यम के लिए, यदि प्लेटों के बीच में वायु निर्वात की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वहाँ पर 1 हो जाएगी, धारिता क्या होगी वहाँ बदल जाएगी। और यह जो K है, A है और D है, यह धारिता को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो बहुत संक्षिप्त तरीके से लिखा है मैंने, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमारा जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है वह फैराडेस लॉ, फैराडे का नियम, जो कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए होता है। तो इनके 2 नियम है। पहला नियम क्या है कि जब किसी परिपथ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो परिपथ में एक प्रेरित विद्युतवाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यह प्रेरित विद्युतवाहक बल तभी तक होता है जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। तो आपने फैराडे का एक्सपेरिमेंट तो देखा होगा। फैराडे का प्रयोग क्या था, एक कुंडली होती है
इस कुंडली से जुड़ा हुआ एक गैल्वेनोमीटर होता है और यहाँ पर एक दंड चुंबक रखा हुआ है। इसका यन सिरा है, यही यस सिरा है। जब ये स्थिर होता है तो कोई भी फ्लक्स परिवर्तन नहीं होता है, तो कोई धारा नहीं बहती। लेकिन जैसे हम इसको आगे लेके जाते हैं या दूर लेके जाते हैं, ये जो गैल्वेनोमीटर में लगा सुई होता है यह विक्षेपित हो जाता है। इसका कारण क्या था? जो चुंबकीय फ्लक्स था, चुंबकीय फ्लक्स में क्या हुआ? परिवर्तन हुआ। तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण ही क्या बही? धारा बही। दूसरा है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा होता है तो वैद्युत परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है जिसका मान चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। इसको हम न्यूमैन का नियम कहते हैं। यह होता है E इक्वल माइनस डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी होता है, जहाँ डेल्टा फाई क्या है? चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन है। डेल्टा फाई क्या है? डेल्टा फाई है चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन। मान लीजिए शुरुआत में फ्लक्स फाई बन रहा होगा, बाद में फ्लक्स फाई टू हो जाए, ये होगा फाई टू माइनस फाई वन हो जाएगा। और डेल्टा टी क्या? समय अंतराल है, टी टू माइनस टी वन है। कभी चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन जो है वह तात्क्षणिक हो तो इसको हम लिख सकते हैं लिमिट लगा के कि E इक्वल लिमिट डेल्टा टी टेंड टू जीरो, ये होगा माइनस डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, या इसको लिख सकते हैं माइनस डी फाई बाई डी टी कह सकते हैं। यदि कह दें फेरों की संख्या, यदि फेरों की संख्या कैपिटल एन हो तो ये होगा E इक्वल माइनस एन डी फाई बाई डी टी। इस फेरों की संख्या एन है तो एन का क्या करते हैं? हम गुणा कर देते हैं। तो यह फैराडे का नियम। यहाँ जो निगेटिव साइन ऋणात्मक चिन्ह है यह बताता है कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वह फ्लक्स परिवर्तन का सदैव क्या करता है? विरोध करता है। आपको वीडियो का कौन सा भाग अच्छा लगा बताइएगा हमें, और आपको और किस टॉपिक की वीडियो चाहिएगा ये भी बताइएगा। आज के लिए धन्यवाद। पुनः मिलते हैं किसी अच्छे और नए वीडियो के साथ जो कि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक्स होंगे। सेकंड पार्ट में हम मिलते हैं।